वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू होने जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला लेक्चर जो हमने डिलीवर किया था कंसेप्ट ऑफ चार्ज पर, वो था हमने चार्ज का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा जो टॉपिक जो है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम चार्ज की आज हम पढ़ेंगे हम। तो जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो थोड़ा सा फिर से आज आपको मैं डिफ़ाइन करूंगा मैं चार्ज को। हालांकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है चार्ज को। चार्ज हमारे पास क्या है, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैटर। जब हमारे पास एक बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है, ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, तो जब उस बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी आ जाती है एक बॉडी में, तो हम बोलते हैं ये बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है। तो वो कौन सी बॉडी होती है, वो चार्ज बॉडी होती है जब हमारे पास उस बॉडी में इस टाइप की प्रॉपर्टी आती है। हालांकि एक हमारे पास क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसी को हमने दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया था, इट इज़ एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्योंकि कोई भी बॉडी जो हमारे पास वो एटम से बनी होती है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। क्योंकि बॉडी जो है वो एटम से बनी होती है, तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो वहाँ पर हमारे पास उस एटम पर चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब उस बॉडी पर भी चार्ज क्या आ जाता है, वो पॉजिटिव आता है। क्योंकि वो बॉडी उसी एटम से बनी होती है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसका मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, तो उस बॉडी पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। चार्ज क्या है, इट इज़ एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो इस पर हमने डिस्कस किया था। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हमने पढ़ना है। देखिए पहली प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख कर रखी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप्स होते हैं चार्जेस के, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस का मतलब हुआ अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी अगर हमारे पास नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो हमारे पास फोर्स कौन सी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है, वो रिपेल करते हैं आपस में। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव होगी, दूसरा एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनके बीच में हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी उन दो चार्जेस के बीच में। ये हमारे पास हुए अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ। यहाँ पर लाइक चार्जेस, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा, इनके बीच में भी हमारे पास क्या होगी, फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव होगी। तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लाइक चार्जेस हैं। तो इनके बीच में नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में हमारे पास कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारे पास इन दो चार्जेस के बीच में। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद चार्ज हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके बाद इट डजेंट डिपेंड ऑन स्पीड। कोई सी भी बॉडी अगर हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है, 2 कूलम का चार्ज है, समझे आप। क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास चार्ज का क्या है, कूलम है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है पहले लेक्चर्स में। तो अगर हमारे पास ये चार्ज अगर ये हमारे पास चार्ज रेस्ट में है, तो इस पर चार्ज कितना है, 2 कूलम ऑफ चार्ज है। लेकिन जब ये चार्ज मूव करेगा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारे पास ये चार्ज बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसके चार्ज पर, इस बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे पास। अगर ये चार्ज ये हमारे पास एक बॉडी अगर रेस्ट में थी, अगर इस पर चार्ज 2 कूलम का था, अब अगर हमारे पास ये बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, अगर हमारे पास ये बॉडी मूव कर रही है, तो इस टाइम भी इस पर चार्ज उतना ही होगा, 2 कूलम में ही होगा। बॉडी की कोई भी वेलोसिटी हो,
चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चार्ज सेम रहेगा, बॉडी की स्पीड कोई भी हो, बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है घट रही है, उस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी की वेलोसिटी की वजह से, बॉडी की स्पीड की वजह से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही लिखा है मैंने, इट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है, इट एग्जिस्ट मास, चार्ज जो है वो मास को एग्जिस्ट करता है, कोई सी भी चार्ज बॉडी जो होगी हमारे पास जो होगी उसका कोई ना कोई मास होगा ही होगा। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल है, अगर उस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन का मास भी है कुछ ना कुछ। इसी तरीके से प्रोटॉन अगर हम ले लेंगे, हम उस पर चार्ज हमारे पास है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उस प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास है। तो कोई सी भी अगर हम बॉडी ले लेंगे, जैसे अगर हम कहेंगे ये पेन है, इस पर कुछ चार्ज हमारे पास है, चार्ज है, तो इसका मतलब इस पेन का कोई ना कोई मास भी है। तो यही हमें कह रहा है, कोई सा भी हमारे पास चार्ज है वो मास को एग्जिस्ट करता है, उसमें मास होता ही होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। जो हमारे पास किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। इसकी एग्जांपल दूंगा आपको मैं, हालांकि अलग से हमने ये पढ़ना भी है ये टॉपिक। जैसे हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड ले लेंगे हम, इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इस रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। देखिए बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले ग्लास रॉड पर भी कोई चार्ज नहीं था, सिल्क क्लॉथ पर भी कोई चार्ज नहीं था। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक अकेला सिस्टम है, इस पर कोई बाहर वाला कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर की कोई फोर्स या बाहर का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस पर इफेक्ट नहीं कर रही है, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है। बिफोर रबिंग जो हमारे पास इस पर जो टोटल चार्ज जो है वो क्या है, वो 0 है बिफोर रबिंग, क्योंकि बिफोर रबिंग हमारे पास जो होता है ग्लास रॉड पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, सिल्क क्लॉथ पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों, ग्लास रॉड भी एटम से बना हुआ है, सिल्क क्लॉथ भी एटम से बना हुआ है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझे आप, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम पर नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। जब एटम पर नेट चार्ज 0 होगा तो ग्लास रॉड पर भी नेट चार्ज 0 होगा, सिल्क क्लॉथ पर भी नेट चार्ज 0 ही होगा बिफोर रबिंग। लेकिन आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद जब रब करते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर हम कहेंगे इस पर इसके चार्ज, इस पर जो चार्ज है हम कहेंगे इस पर चार्ज कितना है, Q1 है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर हमारे पास चार्ज कितना आएगा, वो +2E आएगा। E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 2 क्या होता है, 2 होता है हमारे पास इसने इस ग्लास रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर चार्ज कितना आएगा, +2E आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सिल्क क्लॉथ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पर चार्ज कितना आएगा, वो -2E आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी जाकर ये नेगेटिव में आया, समझे आप, -2E आया। E हुआ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, गेन किया। तो अब देखिए सिल्क क्लॉथ पर चार्ज कितना आया, वो -2E आया, और ग्लास रॉड पर चार्ज कितना आया, +2E आया। अब अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे, ये हुआ आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद दोनों बॉडीज पर चार्ज आया। तो देखिए आफ्टर रबिंग में अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे हम, तो Q1 + Q1 कितना है हमारे पास, +2E है, ये प्लस ऐसे ही रहेगा। Q2 कितना है, -2E है। तो Q इज इक्वल टू +2E, प्लस माइनस होता है -2E, तो +2E में से -2E निकालेंगे तो टोटल चार्ज कितना आया, 0 आया। देखिए आफ्टर रबिंग भी आपके पास टोटल चार्ज उतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए बिफोर रबिंग में हमारे पास टोटल चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग में हमारे पास टोटल चार्ज 0 है। इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। देखिए बिफोर रबिंग भी 0 था, आफ्टर रबिंग भी 0 था। देखिए ट्रांसफर हुआ हमारे पास यहाँ पर चार्ज, सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, समझे आप।
तो यहाँ पर टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम पर हमारे पास टोटल चार्ज क्या है, हमारे पास सेम रहा, समझे आप, क्योंकि इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऐसे भी बोलते हैं टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम, समझे आप। अगर ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग भी जीरो था, आफ्टर रबिंग भी जीरो आ गया, समझे आप। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले गया रबिंग के बाद, समझे आप, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले गया। तो ये हमारे पास जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसकी एग्जांपल और देंगे हम आगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम पढ़ाएंगे हम। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, क्वांटाइजेशन। इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड। ये जो चार्ज जो हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ किसी भी एक बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी, किसी भी एक बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। किसी भी एक बॉडी पर अगर हमें चार्ज को मेजर करना होगा वो किसके इक्वल होता है, वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है। एन क्या होता है, इंटीजर होता है। एन की वैल्यू जो हमारे पास होती है 1 2 3 4, ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लूज आर गेन अ बॉडी। कोई सी बॉडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है या गेन कर रही है, तो एन उसी पर डिपेंड करता है। ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, समझे आप। तो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी एक बॉडी पर। जैसे आप ये मैं कहूंगा, मैं अगर एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो एन क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को ई के साथ मल्टीपल करेंगे, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो हमारे पास चार्ज कितना आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम आएगा। जब एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो हमारे पास उस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम आएगा। इसी तरीके से अगर एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, एन की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 को ई के साथ मल्टीपल करेंगे हम, 2 × ई की वैल्यू कितनी है 1.6, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो क्यू कितना आएगा 1.6 × 2 हो गया 3.2 × 10⁻19 कूलम आया आपके पास। तो जब एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो 3.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज आएगा उस बॉडी पर। जब एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस टाइम उस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, वो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। अब अगर आपको बोला जाएगा 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी एक बॉडी पर, नहीं एग्जिस्ट करता है, समझे आप। जब एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस पर चार्ज इतना होगा उस बॉडी पर। जब एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस बॉडी पर इतना चार्ज होगा। आधे इलेक्ट्रॉन को तो लूज नहीं करेगी ना, समझे आप। तो 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही हमें कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही कहता है कि चार्ज जो हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स में रहता है किसी भी एक बॉडी पर, समझे आप। या तो 1 पर स्मॉलेस्ट चार्ज, एक बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के इक्वल होता है। जितना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही चार्ज एग्जिस्ट करता है एक बॉडी पर, वो स्मॉलेस्ट चार्ज, समझे आप। उसके बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एन की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 × ई कितना आएगा, ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इसका मतलब 1.6 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 4.8 × 10⁻19 कूलम आएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इतना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इतना चार्ज, समझे आप। इनके बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब चार्ज जो एग्जिस्ट करता है किसी एक बॉडी पर वो पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर आपको। इसी को कहा जाता है दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि अलग से हमने पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमने अलग से पढ़ना है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, और आपको पता ही है चार्ज जो हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक सोर्स है। यही चार्ज जब मूव करता है तभी जाकर हमारे पास एक सर्किट में करंट फ्लो करती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारे पास चार्ज की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हम लेक्चर देंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तब तक के लिए ओके।